अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। कैसा लगा फिर सरप्राइज आपको रात? कौन कौन तरावियां पढ़ने गया था दोबारा? 2 सफ़े भी नहीं बनी थी। हाँ फिर जाहिर है। चलें जी, 2 सवाल थे आपके होमवर्क में कल। एक तो सिंपल बगैर डिस्पोजल वाला सवाल था, इसका सलूशन मैंने नहीं दिया, जरूरत नहीं महसूस की। अगर आपको लगे तो बता दीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ भी जो किया हमने वो सही किया। ठीक है, डिस्पोजल 3 थे। मैंने आपको कहा था 3 डिस्पोजल्स अलग अलग ट्रीट करना। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है उसमें डिस्पोजल अकाउंट एक ही बना हुआ है। वो इसलिए कि दोनों तरह से चूंकि अलाउड तो है ही, तो दूसरा सोल्यूशन भी आप देख लें। वैसे मेरी तरफ से रेकमेंडेड यही होगा कि जितने डिस्पोजल हों सवाल में उतने डिस्पोजल अकाउंट हमने बनाने हैं। अब ये होगा कैसे सर? सोल्यूशन में तो आपने सिंगल वाला बना दिया। उसका हल है आज वाले सवाल के अंदर, जो क्लास में हमने करना है उसके अंदर 2 डिस्पोजल्स का होना। तो जब हम उसमें करके देख लेंगे इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी कि कैसे इसको ट्रीट करना है। ठीक हो गया? सही है। तो जी जी सर कल क्वेश्चन नंबर 22 के हमारे पास 3 एसेट्स थे, तो सर 3 के हमने अलग-अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने या एक ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? देखो भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इतने बनाओ जितने एसेट अकाउंट बनाए हैं। सादा सी बात है। एसेट अकाउंट कितने बनाए थे? एसेट अकाउंट 3 बनाए थे। एसेट अकाउंट 3 बनाए थे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और वेहिकल। हाँ सॉरी, मैं तो सवाल देख लूं। व्हीकल है सिर्फ? हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल। देखें यही तो आप बात कर रहा हूं। जितने एसेट अकाउंट बनाओ उतने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ये डिस्पोजल से हट के बात है। क्या मतलब? मतलब एक क्लास ऑफ एसेट के लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं ना। अब आपने प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास के लिए एक लेजर बनाया, सारे प्लांट सारे मशीनरी उसके अंदर। आपने व्हीकल्स के लिए एक क्लास ऑफ एसेट कहते हुए एक लेजर बनाया, सारे व्हीकल्स उसके अंदर। आपने सारे फर्नीचर्स के लिए एक लेजर बनाया, सारा फर्नीचर उसके अंदर। ऐसे किया ना, तो फिर इनकी डेप्रिसिएशन रेट्स भी तो अलग अलग हो सकते हैं। व्हीकल का अलग होगा, प्लांट मशीनरी का अलग होगा, फर्नीचर फिक्सर्स का अलग होगा। तो फिर जितने एसेट अकाउंट उतने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर एक ही है तो एक ही बनाओगे। ठीक है, ये डिस्पोजल से हट के बात है। अब अगली बात है डिस्पोजल की। तो डिस्पोजल अकाउंट एक भी बन सकता है जैसे सोल्यूशन में नजर आ रहा है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सवाल में जितने डिस्पोजल अकाउंट हो उतने जितने डिस्पोजल्स हो उतने डिस्पोजल अकाउंट बनाने। ठीक है, और सही है। इसका सोल्यूशन मैं कल दे दूंगा। मुझे साकिब कहाँ है? साकिब, मुझे कोई साकिब को जाके ना अभी टीए को जाके कह देना कि कल वाले हैंडआउट के अंदर मैंने क्वेश्चन 22 का सोल्यूशन डाल देना है। ठीक है, 22 था 23, ये जो भी सवाल है ये बता देना। ठीक है, एसिड का एक उस सवाल में बना ही नहीं सकते। 22 है। इसमें आप प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और व्हीकल का एक अकाउंट कैसे बना सकते हैं? बन ही नहीं सकता। जब इनका एक अकाउंट नहीं बना तो फिर एक्यूमुलेशन भी एक नहीं बनना। आगे रेट भी डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, मतलब आपने हर एक क्लास को अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 22 का सोल्यूशन मैंने आज नहीं ऐड किया था, लेकिन ये करना चाहिए था। ये कल वाले हैंडआउट में ऐड करवाना है मुझसे। ठीक है, आज ही बनवा लेना ना हैंडआउट क्लास के बाद। ठीक है, ये नोट कर लो। अच्छा चलें जी, कल सवाल हमने पूरा नहीं किया था। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो मुकम्मल हो गए थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन भी हो गई थी, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट ना बनाया था ना स्टेप्स पूरे किए थे। ठीक है, अब मैं कल वाले सवाल को पूरा नहीं करने जा रहा, वो तो आप पूरा करेंगे। उस जैसा ही एक सवाल नहीं, उस जैसे 2 सवाल और करेंगे जिसके अंदर सारा कुछ मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 17, आज वाला हैंड आउट। होगी खड़खुड़ खत्म जी। 1 जनवरी 17 पर ये बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं। मतलब ये कौन से बैलेंसेस हैं? ओपनिंग। ठीक हो गया, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ये क्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट देखते ही आपको फौरन क्या ख्याल आया? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। बच्चों ये कोई आम बात नहीं है, ये बात जहन में लाना कोई आम बात नहीं है, बड़ी अहम बात है। देखो अब कल डिस्पोजल हमने स्टार्ट किया तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट माइनस की, क्यों? बड़ी कॉस्ट थी। कैसे पता लगा? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, ठीक है ना। अभी जो यहां पे भाई बातें नहीं करो, मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, इस बात की कोई माफी नहीं है, प्लीज। अच्छा अब देखा ना, मुझे रट्टा भूल गया। हाँ मैं कह रहा था परसों गालिबन हमने या कल कासिम वाला सवाल कल किया था ना, जिसमें यहां ब्लू कलर से मैंने डेप्शन एक्सपेंस को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने वाली एंट्री सिखाई थी। तो मैंने क्या कहा था? एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। अब जब 3-4-5 दिन बाद किसी दिन एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाने वाले सवाल करेंगे ना, तो उस वक्त जब डिस्पोजल को ट्रीट करने चलेंगे तो एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट नहीं निकालेंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे। वजह पड़ी ही बुक वैल्यू होगी, एसेट अकाउंट में जो चीज पड़ी है वही निकालनी है ना, और ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि आपके जहन के अंदर एक्यूमुलेशन देखते ही क्या आया? एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे, ठीक है। कॉस्ट पे है तो एसेट की उसमें कॉस्ट पड़ी है, डिस्पोजल के वक्त कॉस्ट ही निकलती है, ठीक है ना। तो ये अहम बात होती है। बहरहाल ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। उसके बाद क्या लिखता है जी? जरूरी नहीं है कि आपके एडिशन इस तरह से आए, जरूरी नहीं है आपके डिस्पोजल ऐसे लिस्ट में आए 4 चीजें लिखकर, बल्कि स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर भी एडिशन डिस्पोजल हो सकते हैं, जैसे इस सवाल के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट से भी डाटा मतलब का निकालना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है। एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17। ये क्या है? सिंपल एडिशन है ये, ठीक है। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25,000 which was purchased on 1 जुलाई 15 is disposed of on 30 सितंबर 17 for 3,000 only। डिस्पोजल है। डेट ऑफ परचेज भी गिवन, डेट ऑफ सेल भी गिवन, कॉस्ट भी गिवन, सेल प्रोसीड भी गिवन, ठीक है। तो डिस्पोजल स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं, हमें से क्या, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन है। एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लेक्चर 4 का ही हैंड आउट आज चल रहा है, ओके। ये पता है ना क्वेश्चन नंबर 21, 24 ये कैसे चल रहे हैं, बताया था आपको चैप्टर 7 के अंदर ये नंबरिंग है, ठीक है ना। बाकी बुक पे काम को थोड़ा होल्ड रखा हुआ था, तो आईकेप के बुक का इंतजार था जो कि आ चुकी है। अब आपको शायद पता हो, पता है किसी को? आईकेप ने वेबसाइट पे अपनी बुक को अपडेट करके डाल दिया है। सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन किताब में कुछ पैरा स्टैंडर्ड के डाले गए हैं या कुछ नई एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह अभी मैं इसके ऊपर वर्किंग करके फिर आप लोगों को बुक दूंगा। जब तक बुक नहीं आती, 15 दिन लगें, 20 दिन लगें, इसको छोड़ें आप, जब तक बुक नहीं आती तब तक आप लोगों को हैंडआउट्स मिलते रहेंगे। आपकी ज़रूरत बिल्कुल पूरी होती रहेगी। कोई क्वेश्चन है, कोई सोल्यूशन है, जो भी चीज़ ज़रूरत होगी आपको, वो आपको अवेलेबल होती रहेगी। इसलिए आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक इंशाल्लाह बुक को जो है वो सही तरीके से अपडेट करके फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, कि कब तक आनी है, ओके। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं हम? एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आज रुपीज में सवाल कर लेते हैं, छोटी छोटी तो फिगर्स हैं। अच्छा जी, अब कल जो जगह छुड़वाई हुई थी, आज बहरहाल मैं डिस्पोजल अकाउंट इस सवाल में बनाऊंगा, तो आप घर पे ना उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा जो सवाल आपने छोड़ रखा है, ठीक है।
मतलब जिस सवाल में डिस्पोजल अकाउंट छोड़ रखा है, कल जो किया था क्लास वर्क वाला, या क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट एक है या एक से ज़्यादा है, सोल्यूशन में कंसर्न इसलिए नहीं था क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट मैंने बनाना सिखाया ही नहीं हुआ था आपको। और मैंने कहा था जितना सवाल हमने कल किया है आपने होमवर्क में भी उस सवाल को उस लेवल तक ही करना है, और वो लेवल ये था कि एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करके। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो आज सिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो डिस्पोजल हो गया जी। ये 3 लेजर्स रिक्वायर्ड हैं और वर्किंग्स जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेंगी, ठीक है। करें शुरू सवाल, सारे ही चेक करने पड़ेंगे। चले, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 17। एसेट का ओपनिंग 50,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 20,000। डेट स्टार्टिंग डेट क्या है साल की? 2000। ओपनिंग कॉस्ट 50,000 और यकम जनवरी, इधर भी रुपीज लिख लें, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन है, देख लो। एडिशन ऑफ 30 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17। एंट्री बोलो। एसेट डेबिट कैश, कितने से? 30,000 से एसेट का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। एक तो एंड वालों की टेंशन ही पड़ी रहती है बंदे को। नजर आ रहा है? आखिरी रो सही नजर आ रहा है? आखिरी वाले भाई जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट किस दिन? सितंबर, यकम सितंबर 2017। सिंपल एडिशन, खत्म कहानी। अब डिस्पोजल आ गया जी। डिस्पोजल के स्टेप्स हैं 1 बाय 1, उनको परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक काम अब कर लिया करेंगे। आपको पता है डिस्पोजल है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी मौजूद है, तो स्टेप 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इस मरहूम एसेट, जाने वाले एसेट, डिस्पोजल वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने डेबिट करनी होती है, निकालनी होती है। तो उस वक्त फिर स्टेप को रोक के ये काम करना पड़ता है, जरा फ्लो टूट जाता है। तो मैं फिर ये कह रहा हूं आपको कि अगर डिस्पोजल आए तो सबसे पहला काम ही क्या कर लिया करो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, वो जो वर्किंग कल आपको एंड पे सिखाई थी शॉर्टकट, वो आप पहले कर लिया करो, ठीक है। तो वर्किंग 1 हमारी हुआ करेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। कल तो मैंने इसको वर्किंग 2 कहा था, ठीक है, लेकिन आपको साथ ही कहा था कि हम इंशाल्लाह इसको वर्किंग 1 रखा करेंगे। इस मेथड में तो ना सही, लेकिन नेक्स्ट मेथड में, जो कि आज मैंने शुरू नहीं किया, बच्चों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर, उन्होंने कहा बस यही सही है जी, आज हम ये पक्का कर लें। तो उनकी तो मैं कोई नहीं मानता, असल में टाइम ही नहीं बचा था। तो रिड्यूसिंग बैलेंस के 2-3 सवाल लिख के लाया था कि बेसिक वाले सवाल कर लेंगे अकाउंट बनाए बगैर, लेकिन वो इन्हीं को बस तसल्ली से करते रहे। और ज़रा अच्छा ये रहा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस इसमें बन गया, तो फिर मैंने वो नहीं शुरू किया, वक्त ख़त्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब जाएंगे ना, तो ये वर्किंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग में भी हेल्प किया करेगी। तो इसीलिए मैंने कहा आज से तरतीब ये रख लें, पहले ये वर्किंग किया करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड पे निकाला करेंगे, ठीक है, सही है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ पास टिल डिस्पोजल, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लें, इनटू लाइफ पास्ड टिल डिस्पोजल से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत ही यही पढ़ाई थी। भाई ये एंड पे नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ
जरा फिर मेरे से सुन लो मैंने क्या बोला। एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी ऑफ डिस्पोजल हम निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, डेप्रीसिएशन साथ साथ देख लिया करो ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइफ या ईयर्स पास्ड टिल डेट ऑफ डिस्पोजल, टिल डिस्पोजल। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की खुसूसियत ही यही है कि हर साल डेप्रीसिएशन बराबर होती है, तो 1 साल की डेप्रीसिएशन निकालेंगे और जितनी जिंदगी उस एसेट ने हमारे पास गुजारी उससे साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। ठीक है, सही है। चले तो ये काम कर लेते हैं पहले ही, फिर स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो हमने ये एसेट जो बेचा है इसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000। 25,000 कॉस्ट थी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेट 20% है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 25,000 इंटू 20% कर देंगे। देखें 5,000 लिखने की बजाय ये लिखने ज़्यादा बेहतर है। फिर अगले स्टेप में 5,000 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे ही 25,000 इंटू 0.2 इंटू ईयर्स लिखेंगे, जो आंसर आएगा आगे वही डायरेक्ट लिख देना है आपको। ठीक है ना, ऐसे टाइम भी ज़ाया नहीं होता और एग्जामिनर को पता लग जाता है ना कि 5,000 को क्या, आप पहले बताओगे कैसे निकला है? 5,000 डायरेक्ट लिखोगे तो परेशान होगा, बेहतर है ये लिख दो और कैलकुलेटर पे ही बस इसका आंसर निकाल के एंड पे लिख लेना। ठीक है। अब लाइफ पास टिल डिस्पोजल, ये ज़बानी भी निकल सकती है, ज़बानी भी निकल सकती है, लेकिन हम लिख कर निकाल लिया करते हैं मुश्किल सवालों में। जो आज होमवर्क के अंदर मुश्किल क्या होनी है सवालों में, ईयर एंड, कैलेंडर ईयर से हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हिल जाना है, यकम जुलाई से 30 जून, यकम सितंबर से यकम अक्टूबर से, इस तरह से साल शुरू हो रहा है, साल एंड हो रहा है, 31 दिसंबर के अलावा ईयर एंड आ रहा है, तो वो गलतियां फिर आपसे होने लग जाती हैं। तो इसीलिए आपको वो लिख के ईयर्स कैलकुलेट करना सिखाए हैं। बहरहाल ज़बानी भी हो सकता है यहाँ दिसंबर वाले साल में, तो बड़ा सिंपल है। यकम जुलाई 15 को एसेट खरीदा था, 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो 31 दिसंबर 15 तक 6 महीने, 16 वाले साल में पूरा साल और सितंबर में 9 महीने, तो 6 और 9 हो गए 15, 1 साल पूरा, दूसरा साल भी पूरा और तीसरे साल के 3 महीने समझ लें, यानी कि 2 साल और 3 महीने 2.25 ईयर्स बनते हैं। लेकिन ऐसे ज़बानी ना करें, मैंने आपको सिखाया था कि आप ये काम करने के लिए लिख लिया करें डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। क्या है डेट ऑफ परचेज? यकम जुलाई 15। क्या है डेट ऑफ सेल? 30 सितंबर 17। क्या है ईयर एंड? 31 दिसंबर। अब डेट ऑफ परचेज के पास आकर आपने देखा यकम जुलाई को अगर ये एसेट आया था तो 15 को, यकम जुलाई 15 को अगर ये एसेट आया था तो 15 वाले साल में कितने महीने चला? यूज हुआ 6/12। 16 वाले साल में और 17 वाले साल में, तो कैलकुलेटर पे इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2.25 ईयर्स। ठीक हो गया। ये 2.25 ईयर्स यहां पर कर दें आप मल्टीप्लाई, आंसर आता है 11,000। लो भाई, ये क्या आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है जी, ये पहले इसलिए निकाल लिया ताकि आप स्टेप्स करते हो हमें यहां ब्रेक ना लगानी पड़े। ठीक हो गया? यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ठीक है, चलो अब निकले तो थे डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने, तो डिस्पोजल के लिए तो आपको मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, 2 लिखवा दिए थे, तीसरा चौथा आज लिखवाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप 1 डिस्पोजल का, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में, बरोही में, कैसे भी बोलो, बोलना जरूर है, उस स्टेप को पता होना चाहिए। लिखवाया तो मैंने अंग्रेजी में था। ठीक है जी। तो जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25। अब चूंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो 25,000 की कॉस्ट ही इसमें पड़ी हुई है, तो निकालेंगे भी यही कॉस्ट। ठीक है, तो स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अब ये 25,000 एसेट अकाउंट में से हमने निकाल दिया, निकाल के फेंक देना है डिस्पोजल अकाउंट में। ये नई चीज है, सर तवज्जो करें, नोट ना करें साथ साथ। फिर
बहुत टाइम है, एक ये सवाल करना है, एक अगला करना है, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है हमें। एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, ये है हमारा स्टेप डिस्पोजल का, ये जर्नल एंट्री भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दो, डिस्पोजल अकाउंट में। अब सवाल पैदा होता है कि इस डिस्पोजल अकाउंट की क्या नेचर है। एसेट अकाउंट की क्या नेचर होती है, डेबिट। अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट की, डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट। क्रेडिट कोई नेचर नहीं, तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात मैंने तो नहीं बताई अभी तक इन बच्चों को जी। डिस्पोजल अकाउंट की मैं तो बहरहाल ये बताता हूं बच्चों को, कोई नेचर नहीं होती। डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ हमने सेकंड इंपैक्ट फेंकना होता है। डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं है, ये सिर्फ आया है हमें गेन लॉस कैलकुलेट करके देने के लिए। गेन लॉस कैलकुलेट करेगा और अपने घर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है कि इस अकाउंट की कोई नेटिवरे नहीं होती, यानी ये ना डेबिट नेचर का अकाउंट है ना क्रेडिट नेचर का, बल्कि इसमें तो हमने सेकंड इंपैक्ट डिस्पोजल के स्टेप्स का सेकंड इंपैक्ट डालना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था जी, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, ये स्टेप डिस्पोजल का है और इसको डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन गेन लॉस निकालने का तरीका या जर्नल एंट्री कर लें या डिस्पोजल अकाउंट बना लें, दोनों ही हैं। जर्नल एंट्री आज नहीं करवाई, कल करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बहरहाल डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सिर्फ सेकंड इंपैक्ट हमने इसका फेंकना है, इंशाल्लाह गेन लॉस निकल आएगा हमारा थोड़ी देर में, ठीक है। तो फिर स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ये जाने वाले एसेट की कॉस्ट को यहां से क्रेडिट किया, इसको कहां फेंक दिया, डिस्पोजल में, यानी दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को दे दिया, ठीक है। अब यहां पर आप लिख लें किस डेट को हुआ ये काम, किस दिन बेचा, 30 सितंबर 2017, और ये क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट में आओ, ये 25,000 के डिस्पोजल वाले डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, एसेट अकाउंट। समझ आई? मुश्किल या आसान? स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दो, डिस्पोजल में। स्टेप 2, हम जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल देते हैं, यानी डेबिट कर देते हैं। एक्यूमुलेशन अकाउंट की नेचर क्रेडिट है ना, तो वहां से कुछ निकालने के लिए डेबिट ही करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। इसलिए कल ये तो कल बता दिया था, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट करना है जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, लाइफ से नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, ठीक है। और वो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 11,250, ठीक है। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale, ठीक है। तो 11,250 ये accumulated depreciation account में हो गया डेबिट। ये हमारा स्टेप है डिस्पोजल का दूसरा। लेकिन चूंकि डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो फिर इस डेबिट का दूसरा इंपैक्ट किधर फेंक दें, तो डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दें, इस डेबिट के अगेंस्ट इसको क्रेडिट कर दें। अब यहाँ पे लिख लें अंग्रेजी 30/9/17, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या चीज हुई पड़ी है, यही तरीका होता है ना लेजर को पढ़ने का। इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है, डिस्पोजल। लेकिन ये हमने एक वर्किंग में कैलकुलेट किया, फिगर बता दो, 30/9/17, ठीक है। तो स्टेप्स ये पड़े हैं। स्टेप 1 जमाई नहीं लेनी, आजकल तो वैसे ही बड़ी नींद आएगी, है ना। अभी शुक्र करें सुबह सुबह पढ़ रहे हैं आप, सुबह सुबह इतना मसला नहीं होता। मसला तो होता है जोहर के बाद शुरू, जोहर तक तो फिर बंदा चार्जिंग चल रही होती है, बैटरी लो हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता,
लेकिन जोर के बाद वाली क्लास में सही मुजाहिदा होगा आप लोगों का जी। लेकिन आप हिम्मत करेंगे, आपके सामने तो टारगेट है, आपने तो सीए करना है ना, तो जिसके सामने टारगेट होता है वो तो हिम्मत करता है ना फिर। ठीक है जी। एसेट अकाउंट बरकत बड़ी होती है इस वक्त, इस महीने में जो काम भी करो, पढ़ाई भी करोगे उसमें बरकत बड़ी होती है। लगेगा कम पढ़ा जा रहा है लेकिन उसमें बरकत होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो हिम्मत करनी है थोड़ी सी। ये स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया। ठीक है, ये स्टेप 1 नहीं है, ये बस दूसरा इंपैक्ट है। स्टेप 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, हाँ, इसका ये स्टेप 2 नहीं है, ये तो बस दूसरा इंपैक्ट है। ओके, यहां तक कोई मसला? अच्छा, मैं तो कहता हूं कल जितना सवाल भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कल वाली रिवीजन भी तो कर लेना जरा, जितना कल करके आपको घर भेजा था। ठीक है, चलो, तो स्टेप 3 और 4 फिलहाल नहीं करते, थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये काम कर लेने के बाद हमने अगला काम क्या किया था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की थी हमने। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। आपको याद होगा कल यहां पर आया था ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, एक्सक्लूडिंग, ये नई चीज आई थी कल, जिसको कल मैंने रेड कलर के साथ लिखा था। ऐसा ही है, तो ये ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स की आ जाएगी। उसके बाद आया था ऑन एडिशन, उसी तरह से पुराने वाला, और उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स। याद आ रहा है वर्किंग का फॉर्म? तो ये कभी भी नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे, चाहे मेथड जो सा मर्जी होता रहे। ठीक है ना, ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी इंशाल्लाह। तो अब जब डिस्पोजल आ गया था तो ब्लू वाले फॉर्मूला को मैंने कैसे चेंज करवाया था? मैंने आपको कहा था ओपनिंग कॉस्ट, वैसे तो कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी सही होता है, लेकिन चलो ओपनिंग की जो आदत होती है ना लिखने वाली, वो लिख लेने में हर्ज नहीं होता। ठीक है ना, ओपनिंग असल में तो ये चीज़ हेल्प देगी जाके अगले मेथड में, बुक वैल्यू वाले में। ओपनिंग बुक वैल्यू वहाँ पे तो लाजमी होती है। बहरहाल यहाँ पे भी लिखने की आदत ऐसी रख लो, क्योंकि असल में हम ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो अगर ओपनिंग लिखने से ये पता लग जाता है कि ये ओपनिंग वाली कॉस्ट ही उठानी है, तो इसलिए यहाँ पर ओपनिंग लिख लेने में हर्ज नहीं है, उल्टा फायदा ही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो बाकी बच जाएंगे उन पे लगा देंगे हम रेट, और कोई फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली यही तो हैं। यहां पर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को माइनस किया जा रहा है। कल कलां जब मेथड बदलेगा तो यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा, तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाल लेंगे। लाइक विद लाइक को ही करते हैं ना। बहरहाल छोड़ें, अभी तो वो आया ही नहीं है, उसकी तो बस वैसे ही जबानी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स ढूंढनी हो तो सवाल में जाएंगे या सोल्यूशन में लेजर देखेंगे? सोल्यूशन में आए, लेजर देखें। ये ओपनिंग डेट है हमारे साल की, ये ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट 50,000 है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी अवेलेबल है सवाल में? 50,000। तो 50,000 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल आ गई, माइनस जाने वाला एसेट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000। ठीक हो गया जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आंसर 5,000। ठीक हो गया। उसके बाद ऑन एडिशन, कितने एडिशन हैं? एक ही एडिशन है। कॉस्ट है इसकी, अच्छा देखो, अगर रेजुअल वैल्यू सवाल में होती ही ना तो हर जगह माइनस होती डेप्रिसिएशन निकालते हुए। जैसे 50 में से 25 माइनस हो गया तो बाकी कितना बचा? 25। उस 25 की जो रेजुअल वैल्यू होती वो माइनस करके रेट लगता। एडिशन है तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू होती, फिर ये जो 25 निकल के डिस्पोजल में आता इसमें भी
25 माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है। स्ट्रेट लाइन की खसूसियत याद रखनी है, भूल नहीं जाना टेस्ट में जाके कहीं, ठीक है। तो 30,000 कॉस्ट ऑफ एसेट है, बोलो। रेजिडुअल वैल्यू चूंकि नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा -0, ओके। इंटू 20% इंटू यकम सितंबर को ये आया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इस्तेमाल हुआ, 2000, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑन डिस्पोजल्स, कितने डिस्पोजल्स हैं? एक ही है अभी, अगले सवाल में 2 आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो डिस्पोजल एक ही है, 25,000। वहां से माइनस इसलिए किया था कि वहां पर पड़ा रहता तो पूरा साल डेप्रिशिएट होता, अलग ले आए। और अब देखेंगे जितना अरसा इस्तेमाल में रहा उतना अरसा डेप्रिशिएट कर दें। तो 30/9 को बिका है, 30/9/17 को बिका है, तो 9 मंथ्स हमारे पास ये यूज हुआ, तो डेप्रिशिएट कर दो 9/12 जी, 3,750 आ गया। ग्रैंड टोटल कर दें 10,750। ये क्या चीज आई है भाई? एक्शन एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? आखिरी रो वाले भाई, आज पहला दिन है तुम्हारा, दरमियान वाले, साथ वाले का भी, साथ वाले का भी। आप दोनों ने पहले कभी अकाउंटिंग पढ़ी है? PRC में पढ़ी है, उसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री सीखी थी। क्या सीखी थी? तो ये वाली एंट्री बोलते हुए क्या डेथ पड़ती थी? जब सारे बोल रहे थे तो डेथ, यू नो डेथ, मौत पड़ती थी। बोलनी है एंट्री। मैंने अभी ना कल ही बच्चों को बताया है ये कि मैंने पास होते देखा है उन बच्चों को जो एंट्रियां बोलते हैं क्लास के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता, शोर नहीं मचाना, गला खुश्क नहीं करना, रोज़ा है मुझे पता है आप लोगों का, लेकिन अपने कान तक आवाज़ पहुंचे। तो मैंने वो एंट्रियां बोलने वालों को पास होते देखा है, मैंने ये कल बताया था, आप कल थे नहीं, मैंने कहा आपको भी बता दूं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जी? पहला दूसरा रोजा, मेरा स्माइल अभी नहीं निकल रही, तीसरे रोजे से शुरू हो जाएगी निकलनी, है ना जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से जी? 10,750 जी। वर्किंग ट्यूब, रहने दे भाई तू। नो नो, बैलेंस कर लूं पहले, 1 मिनट दे दो मुझे, बैलेंस कर लूं फिर सवाल लेता हूं जी। सवाल, साल खत्म हुआ 31 नवंबर 17, क्लोजिंग बैलेंस एसेट का 55,000 और क्लोजिंग बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये कल जितना सवाल पूरा हो गया, इस जितना ही सवाल कल करवाया था, ठीक है। इस सवाल में एक भाई को मसला आया जी, बोले सवाल हाइब्रिड। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल जो है, इसमें पूरी लाइफ उसकी डेप्रिशिएट हो गई है, जो आखिरी 9 महीने है वो भी हो गई, तो फिर इधर से दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। हाँ, कल वाली क्लास ली थी पहले, हाँ ना बोलो। कल वाली क्लास में मैंने इसीलिए ये वर्किंग पहले की थी क्योंकि मैंने आपको ये समझाना था। अगर मैं डायरेक्ट बात करता ना तो ऐसे ही होता जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना मुश्किल है, आपको ये बात समझाना मुश्किल हो जाती, लेकिन बैठ जाता है। अच्छा, मुश्किल तो होती है ना, तो आपको भी समझ आ जाती है। अच्छा, तो भाई मैं ये कह रहा था, भाई हाइब्रिड वाले भाई, कि कल इसीलिए ये वर्किंग पहले करवाई थी कि आपको ये बताना चाह रहा था कि हमने इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यहां से डेबिट करनी होती है। डेबिट यहां से सारी जिंदगी की करनी है, तो पहले क्रेडिट सारी जिंदगी की होगी तो फिर डेबिट सारी जिंदगी की होगी ना। अब ओपनिंग बैलेंस में तो 1 जनवरी 17 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी इसकी। इस साल में जो 9 महीने इस्तेमाल हुआ वो डेप्रिसिएशन भी तो इस अकाउंट में क्रेडिट होगी, तभी पूरी जिंदगी की डेबिट हो सकती है ना। तो यहां पर इस 10,750 के अंदर ये 3750 भी शामिल हुआ। अब इस एसेट की
यहां तक की डेप्रिसिएशन, यकम जनवरी तक की डेप्रिसिएशन इधर पड़ी थी, अगले इस साल वाले 9 महीनों की डेप्रिसिएशन इधर आ गई, तो सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यहां पे क्रेडिट हो गई, इकट्ठी हो गई। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहां से डेबिट कर दिया। ठीक है, हाइब्रिड वाले भाई हाँ ना करो, माइक ऑन करके करो। जी सर। समझ आ गई है? जी ये आप क्यों बता रहे हैं? अच्छा भाई खड़े हुए, भाई खड़े क्यों, नींद आई हुई है आपको? ओह माय गॉड, ये देखो ये जज्बा होता है। ऑनलाइन में भी जिसको नींद आ रही है खड़ा हो जाए, खड़ा हो गए पढ़ेगा। पूछे क्या हुआ, सर ने कहा खड़े होकर पढ़ेगा, नींद आ रही, तो ये जज्बा होता है ये पास करवाने में जज्बा होता है। जी बच्चों सही है यहां तक? ये कल तक का सवाल था। ओके चल, गर्ल्स हाइब्रिड मौजूद है, वहां पे जाके आप खड़े हो सकते हैं अगर चाहें तो, किसी को हो ये जज्बा। ठीक है ओके। अच्छा जी, अब सवाल तो पूरा हो गया, अब डिस्पोजल का काउंट पूरा करते हैं। बेसिकली 2 स्टेप्स रहते थे, उनकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 लिखना है, जरा स्टेप्स वाली जगह पे वापस आए जहां कल लिख रहे थे। स्टेप 3 इज द टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टेप, लिखें स्टेप 3 लिखें। छुरियां कांटे तेज कर रहे हो स्टेप 3 लिखने के लिए? जी मैं इंतजार में हूं आपके। बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह कर दी बिस्मिल्लाह मैंने जी। स्टेप 3 लिखे लिखे लिखे, वी विल रिकॉर्ड कैश, फुल स्टॉप, स्टेप ओवर। हाँ हाँ, वी विल रिकॉर्ड कैश, फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप मान जाओ। ओके, स्टेप 3 इज ओवर। बिस्मिल्लाह की बरकत थी, ये मुसलमान का शेवा होता है, हर अच्छी चीज को भी अल्लाह की तरफ मंसूब किया। अच्छा जी, ये आपका दिमाग ब्लू है, आपको पता है ना? वो हर ब्लू अकाउंट सवाल के अंदर जो बनाता हूं आपके दिमाग में बनना होता है। ओके, याद है कैश का अकाउंट बनाया था कल के परसों, जब डिस्पोजल की एडिशन की एंट्री की थी, तो मैंने कहा था बाकी तो कुछ पता होता कोई नहीं है कि ब्रॉड डाउन क्या है, क्या क्या डेबिट हुआ, क्या क्या क्रेडिट्स हुए, और कितना क्लोजिंग है, और ना ही ये रिक्वायर्ड है ये अकाउंट बनाना। ठीक है, इसलिए बनाते नहीं है। लेकिन डबल एंट्री को जरा लेके चलने के लिए ना दिमाग के अंदर बना लेंगे ना, ये दिमाग जरा सामने आया थोड़ी देर में, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल दिमाग आपका सामने बोर्ड पे आ चुका है। ओके आमिर भाई, यहां से लगा के रखना है आपने, बस यहां तक। अच्छा वापस आए स्टेप 1 पे, सुकून से, कोई जल्दी, मुझे जल्दी है ही कोई नहीं, सुकून से। आपको है जल्दी? नहीं। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये जाने वाला एसेट की कॉस्ट थी, क्रेडिट कर दी, ये स्टेप 1 था। दूसरा इंपैक्ट किसको दे दिया? स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated debition account with accumulated debition of disposal from date of purchase till date of sale। ये स्टेप 2 था। दूसरा इंपैक्ट किसको दे दिया? डिस्पोजल। अब बच्चों, जब एसेट खरीदा था तो कैश गया था, जब एसेट बेचोगे तो कैश आएगा। कैश आए तो कैश बढ़ा, कैश बढ़ा तो कैश, इतनी को काउंटिंग आती है? ठीक है, तो स्टेप 3 में जब हमने कैश रिकॉर्ड करना है, मैंने जनरल स्टेप लिखवाया है, वी विल रिकॉर्ड कैश। मैंने ये नहीं बोला कि लिखो वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीट या कैश रिसीव्ड, क्योंकि अभी कल परसों, जब कल नहीं तो परसों एक्सचेंज शुरू करेंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट पढ़ेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर हम पुराना एसेट दे के नया एसेट लेते हैं तो कुछ पैसे उल्टा देने पड़ जाते हैं। वो एक्सचेंज भी डिस्पोजल की एक शक्ल है, जाने एक पुराना एसेट तो जा ही रहा है ना, तो अब उस सूरत के अंदर कैश रिकॉर्ड करना है, लेकिन कैश आ नहीं रहा होता, जा रहा होता है, इसलिए मैंने जनरल स्टेप लिखवाया है। स्टेप्स तो यही चलते रहेंगे आगे प्लस माइनस करके, ठीक है ना। तो स्टेप 3 मैंने क्या बोला? वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट अगर बिकेगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कितना कैश आया है?
3000 ओनली सेल प्रोसीड्स आज इस्तेमाल हो रही हैं, कल वाले सवाल में इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो अगर एसेट बिके तो कैश आता है, ठीक है। बारिश आती है तो अच्छा कैश डेबिट। ये क्या है? ये स्टेप 3 है हमारा। ये क्या है जी? वी विल रिकॉर्ड कैश। डन, ठीक है। अब फिर जरा दोबारा स्टेप 1 पे वापस गया हूं, ठीक है। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्या किया था हमने? डिस्पोजल की कॉस्ट से क्रेडिट, ये स्टेप था। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल। स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को एसेट की सारी जिंदगी डेप्शन से डेबिट किया था, ये स्टेप 2 था। और दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल। स्टेप 3 एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट होता है, ये तो स्टेप 3 है। इसका दूसरा इंपैक्ट कहां फेंकोगे? तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ पड़ा है तो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पे क्या लिखोगे? इस डिस्पोजल के क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, और इधर वैसे तो ये बना नहीं रहे, लेकिन चलो इस कैश के डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, यानी इस कैश के लेजर को जिस बंदे की नजर पड़ेगी ना, वो भी इसको देखकर क्या कहेगा? अच्छा ये 3000 तो एसेट के बिकने से आया है। ऐसे ही होती है ना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, बचपन में आपने पढ़ा था, लेजर बता देता सब कुछ, ठीक है। ये बात समझ आई अब, ठीक है। तो आखिरी बार 3 स्टेप्स, फिर चौथे पे चलते हैं। आखिरी बार 3 स्टेप्स। स्टेप 1 डिस्पोजल की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकालने के लिए क्रेडिट करो, ये स्टेप 1 है। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल। अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी डेप्शन को डेबिट करो, ये स्टेप 2 है। इंपैक्ट दूसरा डिस्पोजल। स्टेप 3 जाने वाला एसेट बिका है तो कैश देकर गया, कैश आया, कैश आने पे कैश अकाउंट डेबिट, ये स्टेप 3 है। दूसरा इंपैक्ट इसका डिस्पोजल। तो मैंने नंबरिंग ये देखो 1 2 3 इसके साथ लगाई है, इधर कोई नंबरिंग नहीं लगाई है, ठीक हो गया। अगली बात बताऊं, ये जो स्टेप्स है ना, दरअसल ये हमारी जर्नल एंट्री है डिस्पोजल की। जर्नल एंट्री करते हैं ना, एसेट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा होगा, उसमें कैश डेबिट साइड पे लिखा होगा, और बैलेंसिंग फिगर अभी जो चौथा स्टेप निकालने लगा हूं, ये जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली जो स्टेप्स हैं वो हमारी जर्नल एंट्री भी है, लेकिन करेंगे कल इंशाल्लाह, आज नहीं, ठीक है ना। तो ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं अगले काम के लिए, हम करते तो बाद में ही है, ओके। तो 3 स्टेप्स हो गए। 3 स्टेप्स में कोई मसला है तो बताएं। ये अकाउंट बनना शनना कोई नहीं है, ठीक है ना। ये अकाउंट हमने कोई नहीं बनाना है, तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको ये डबल एंट्री नजर आ जाए, ओके, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप 4 लिखें। भाई देखो, एसेट बिकता है तो या गेन देता है या लॉस। एसेट बिका है तो या गेन पे बिकेगा या लॉस, बराबर में भी बिक सकता है। बहरहाल गेन आया है या लॉस आया है या बराबर है, यही देखने के लिए तो डिस्पोजल अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब डिस्पोजल अकाउंट में जब 3 स्टेप्स पढ़ते हैं, तो अगर तो कोई गेन लॉस नहीं है तो दोनों साइड्स बराबर होती हैं, और अगर दोनों साइड्स बराबर नहीं है तो या गेन है या लॉस है। मेरी अभी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि गेन है या लॉस है, ठीक है। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि गेन हो चाहे लॉस हो, जाना तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही है ना। गेन होगा तो अदर इनकम में जाएगा, लॉस होगा तो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ये तो नहीं है कि गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और लॉस बैलेंस शीट में जाता है, बोलो। तो गेन है चाहे लॉस है, इससे कता नजर ये जो भी चीज निकली है बैलेंसिंग, जाना तो इसने कहां पे है। तो स्टेप 4 के अंदर गेन निकले या लॉस निकले, उसको कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये स्टेप लिख ले आप, स्टेप 4। तो 3 और 4 ऐसे आसान से स्टेप्स थे। मैंने कहा था आपको कल का असल काम हमने कर लिया है, लेकिन इसको मैंने इसीलिए कल ये 2 मिनट में हो जाने थे स्टेप्स, कल फ्लो में भी थे, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो पक्का करना था और ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए था। तो वो पक्का हो गया, आज मजीद पक्का किया। अब ये 2 स्टेप्स में ऐसे निकल गए, अब आज इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी और, ठीक है जी। स्टेप 4 लिखें। बैलेंसिंग फिगर, जरा इधर देखो, पहले इधर देखो। हैवियर साइड मुझे पता नहीं लग रही कौन सी है। कोई बच्चा पिछली क्लास में कहने लगे सर क्रेडिट, मैंने कहा अच्छा हाँ, इधर 2 जो पड़ी हैं इसीलिए कह रहा है क्रेडिट। डेबिट साइड हैवियर है भाई, तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर आपने पढ़ी हुई है।
बैलेंसिंग ऑफ लेजर में जो हैवियर साइड होती है लेजर को बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर उसके ऑपोजिट साइड पे जाया करती है। ये तो पता है ना, इतनी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। तो डेबिट साइड हैवियर है, बैलेंस करने के लिए कितना बैलेंस क्रेडिट साइड पे पड़ रहा है? अच्छा, अब ये 10,750 है, ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ऐसे ही है। ये गेन भी हो सकता है, लॉस भी, मैंने तो अभी आपको नहीं बताया, लेकिन ये गेन है चाहे लॉस है, जाना कहां है? ये लो, ठीक है। ये गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। इसका स्टेप लिख लो, अब लिखो बैलेंसिंग फिगर इन प्रॉफिट एंड बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट। इन डिस्पोजल या ऑफ डिस्पोजल में क्या फर्क है? आप ऑफ लिख लो, मैं तो यूं बात कर रहा हूं। ये जो डिस्पोजल अकाउंट में फिगर आई है, मैं तो यूं बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो वो जो नजर आ रहा होगा, आपकी अंग्रेजी आपके पास, मेरी अंग्रेजी मेरे पास जी। बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट विल बी गेन और लॉस। बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट will be gain or loss which will be taken which will be taken 3 which will be किसने टेकन 3 खेली हुई है वैसे वीडियो गेमों की दुकान पे जाके? गुड, ये चीज जी। सॉरी, कहां थे हम? हाँ सॉरी, कहां थे? रट्टा भूल गया। चुप, हाँ खेली हुई है फिर जी। Which will be taken to profit and loss account। तो स्टेप 4 दोबारा बोल रहा हूं। स्टेप 4 है बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो स्टेप 4 ये पढ़े, ये बैलेंसिंग फिगर है। हाँ, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और कहां जाएगा? ठीक है। लो यार, ये तो सवाल ही पूरा हो गया, हद हो गई वैसे। थोड़ा सा कुछ तो और करें, एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स, साल एक ही है। दो 2017 है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक तो हमेशा की तरह डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है 10,750। माइनस करना है तो कर लो, फर्क नहीं पड़ता, उधर लिखा तो हुआ एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में एसेट का क्लोजिंग आता है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग आता है। अभी तक तो हम ये फेस पे ही कर रहे हैं। इन दोनों को नेट करने से बुक वैल्यू आ जाया करती है। तो एसेट का क्लोजिंग 55,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग 19,500। ये एज ऑन वाली फिगर उठानी है, ये फॉर द ईयर फिगर उठानी होती है, ठीक है। बुक वैल्यू, हाँ ठीक है। लो भाई, रिक्वायर्ड तो कोई नहीं था ये, लेकिन मैंने कहा पहली बार कुछ नई चीज आने लगी है, जरा तो देख लें। कोई नई चीज तो आई नहीं वैसे, कुछ खुदा का खौफ करो। अभी स्टेप 4 लिखा है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर भी आ रही है, तो इसको लेके जाना है या नहीं लेके जाना? अच्छा, अब लेजर से तो कल पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। लेजर से कल पढ़ना सिखाऊंगा गेन लॉस। फिलहाल जबानी यहां से गेन लॉस हम खुद ही निकाल के देखते हैं। कैलकुलेटर्स हाथ में कीजिएगा। एक एसेट जो हमने 25,000 का खरीदा था, वो 11,250 की वैल्यू लूज कर चुका है, यानी डेप्रीशिएट हो चुका है। तो बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू यानी बुक वैल्यू निकालनी हो तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे।
जरा मुझे बुक्स वाली वैल्यू, बुक वैल्यू बताओ। 13,000। अब आपकी किताबों में एक चीज 13,750 रुपए पर नजर आ रही है, यानी उसकी वैल्यू आपकी किताबों के हिसाब से 13,750 है। अगर आपको बाजार में उसके 3,000 मिले तो आपको नफा है कि नुकसान? सादा बात है, तिलों वाली तो नहीं है। ठीक है, और बात समझे हो? मैंने क्या कहा, 25 का एसेट खरीदा था, 11,250 की वैल्यू लूज कर चुका है। आपने बताया 13,750 इसकी बुक्स के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है, हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू इसकी आ रही है 13,750। ये 13,750 का एसेट जब हमारे हिसाब से 13,750 का ही है ना, जब ये हम बेचने गए, और भाई हमारी किताबों में 13,750 पे ही है ना, तो हमारे लिए ये एसेट 13,750 का ही हुआ हमारी किताबों के हिसाब से। अब ये 13,750 वाला एसेट जब हम बेचने गए तो बाजार में हमें मिले कितने? तो 13 वाली चीज 3 में बिके तो खुशियां मनाओगे? गम के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ये तो लॉस है। ये क्या है? अच्छा, लेजर से कल पढ़ना सिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ जुबानी कलामी बस। ठीक है, ये लॉस है। ओके, तो लॉस है तो चाहे गेन है, जाना कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहां पे हमने लिखा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना है जी? अच्छा, वैसे ये ना महज एक हसीन इत्तेफाक है, प्लीज। ये पिछली क्लास में ना मैंने दूसरे सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे, इसमें यहां पे बना दिए, चलो दूसरे में भी अब बना दूंगा। ये इत्तेफाक की बात है, ये नहीं डेबिशन और डिस्पोजल का लॉस सेम होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इत्तेफाक से सेम आया। ओके, सही है। बल्कि ठहरो, बदलने सवाल, सिर्फ सेल प्रोसीड ही बदलनी थी, सारा कुछ ही बदल जाना था, लेकिन चलो आपकी मर्जी है। ठीक है, बार इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये महज इत्तेफाक है, ये नहीं कि डेप्शन और लॉस ऑन डिस्पोजल सेम होता है हमेशा। ये एक महज एक हसीन इत्तेफाक हुआ है। जी चलेगा, कितनी बारी दसा? कितनी बारी? नहीं, मेरे में लगता किसी बच्चे ने कहा कि पता नहीं कोई 10-15 बारी है। हाँ जी भाई, हाइब्रिड वालों, अगर किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले लीजिए, क्योंकि अब वो वहां से कैमरा हट के इधर आ जाएगा। मिटेगा तो थोड़ी देर बाद, लेकिन कैमरा हट जाएगा वहां से। कोई बताए इस भाई को कितने को लेक्चर्स लगेंगे? 20 से। सबको पता है यार, बस मुझे और आपको ही नहीं पता। हैदर को बहुत नहीं, पहले दिन बताया था तकरीबन 20-22 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन इसकी वेटेज मैंने बता दी थी। 15-20 नंबर का क्वेश्चन तो कह सकते हो ना कि अकेले इसका ही आता है, लेकिन हर टॉपिक में ये साथ ही आता है। तो मैं तो इसको 30 से भी ज्यादा वेटेज देता हूं और आ भी जाती है हर सवाल में, तो इसकी एडजस्टमेंट घुसी होती है। तो ये सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा फिर। ये पहले दिन सारा मैंने लैला मजनू सुनाई थी तुम्हें। अच्छा जी, अक्यूमुलेशन की नेचर होती है क्रेडिट। पांच हेड्स में ही है, छुपा हुआ है। एसेट का दुश्मन कॉन्ट्रा एसेट है। सेल रिटर्न भी तो 5 हेड्स में नहीं आता, वो क्या है? कॉन्ट्रा सेल। परचेज रिटर्न भी तो नहीं नजर आता, वो क्या है? कॉन्ट्रा परचेज। ड्राइंग्स भी तो नजर नहीं आता, 5 हेड्स में तो नजर नहीं आता। 5 हेड्स में तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। ड्राइंग्स कहां होती हैं? कैपिटल में छुपी पड़ी होती हैं, कॉन्ट्रा कैपिटल। ट्वेंटी 4 क्वेश्चन, जरा ज़ियारत फरमाएं इस क्वेश्चन की। इसके अंदर मैंने 14 को काट दिया है आप लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए। पिछली क्लास से ही काट के ला रहा हूं, उनकी भी सहूलत थी ना। आप लोगों का मतलब होता है आप लोग जो सुबह 7:15 से पढ़ना शुरू कर चुके हैं मेरे पास, तो आप लोग एक ही हैं, ठीक है ना। तो 1 साल का सवाल है, 10 रुपए का सवाल नहीं है, 1 साल का सवाल है। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, एडिशन 1 है, डिस्पोजल 2 है। अब 2 डिस्पोजल करने सिखा दिए मैंने आपको।
नहीं सिखाए तो अभी सिखाऊंगा, लेकिन ट्राई पहले करेंगे आप। ज़बानी आपको बता चुका हूं करना क्या है। 2 डिस्पोजल है ना, तो जो काम ये एक बार किया है ये सारा काम 2 बार ये वर्किंग होगी अलग अलग, 2 बार डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे अलग अलग। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के अंदर यहां पर 2 एसिड्स माइनस होंगे और यहां पे 2 एसिड्स आ जाएंगे। अब इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊंगा आपको, और मैं क्या बताऊं अब, ठीक है। अब आपको पूरे 5 मिनट दिए जाते हैं ये सवाल कंप्लीट करने के लिए। मैं चेक करने आऊंगा, हाइब्रिड से शुरू करूंगा, पता नहीं कौन सी वाली से, जल्दी करें। अब देखो हाइब्रिड में अब कुछ रजिस्टर निकल रहे हैं, जो पहले बैठे थे इन्हें आना ही कोई नहीं, लेकिन ये आना होता है मेरा, ठीक है। एक अकाउंट नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। ये सारा करने के लिए 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 6 ले लो यार तुम, चलो क्या याद करोगे अब, तुम मेरे इतने करीब बैठे हो। 1 मिनट सबको भाई, इसकी वजह से 1 मिनट एक्स्ट्रा। इस वक्त 10:20 हुआ चाहते हैं। रोजा अफ्तार होने में कितनी देर रहती है यार? आमिर भाई में बटन खुला हुआ, आपने बताया ही नहीं यार। बच्चे रिकॉर्डिंग में कह रहे होंगे बदमाशियां कर रहे उस्ताद। बच्चों ने सुन तो नहीं लिया होगा ऑनलाइन वालों ने? अच्छा, सुन उन्होंने भी लिया है। क्यों भाई? सारी बातें वो भी सुनते हैं आप। सरप्राइज। सवाल सामने हो, सवाल इतना खूबसूरत लेजर हमने तो ऐसे नहीं बनाया था। इतनी लाइनें लगाने का टाइम होता है पर्चे के अंदर? तो छोड़ दो फिर, अब लगाना ये लाइनें, एक लाइन दरमियान में लगाओ बस। वक्त बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। ठीक है ना? कोशिश करेंगे ना, आज घर होमवर्क करते हुए कोशिश कर लेनी है आप, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लगता है। इतनी लाइंस लगाएं हम, टाइम जाया होता है, टाइम बहुत कम होता है। FAR 1 का पर्चा करना है हमने। बेटा भी कोई सवाल किया भी है अभी तक? पहला दिन तो नहीं है। दिखाएं पिछला सवाल, अभी ये दिखाएं। अब अभी वाला। हाँ, ये जो आगे अगला सफा पलटो ना बेटा, अभी शुरू किया। क्यों? अभी मैंने कहा है, सॉरी, मुझे लगा शायद 5 मिनट गुजर गए। तो ये आप लोगों ने, इन बच्चों ने इतना ज्यादा कैसे लिख लिया है? और कोई नकला तो नहीं कर रहे, कोई फनकारियां तो नहीं ला रहे? क्वेश्चन नंबर लिख लिया आपने, शाबाश, गुड। जल्दी करो, सुस्त लोगों। सलमान साहब जोहर के बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह। कहां है तुम्हारा रजिस्टर? चलो लेके आओ। शाबाश, मुझे ना देखो, अपना काम जारी रखो। ये वालेकुम अस्सलाम। रजिस्टर नहीं है तुम्हारे पास? पहला दिन है, अभी क्यों आए हो? ये टाइम है आने का? बाल खराब करूं फिर तुम्हारे में? रजिस्टर निकालो, जल्दी करो। अरे आप जल्दी करो, जल्दी करो। अब ये काम तो कल भी किया था, आज भी किया तुम्हारे आने से पहले, अभी दोबारा कर रहे हैं। तुम्हारी अच्छी किस्मत है। नवा सफा ना कड्डो बनू विखाओ की कीता जे, फ्रेश सफा खोल के बैठ जाते हैं। उस्ताद को गोले कराते हैं। गोलियों से तो बहुत आगे निकल चुके हैं आप लोग। हाँ भाई, कहां से आए हो पढ़ने? गिलगित से पढ़ने आए हो ना? अगर नहीं पढ़ोगे तो उल्टा लटका दूंगा। उससे दूर तो पाकिस्तान में अब जगह है कोई नहीं, और तुम वहां से आके ना पढ़ो। स्पीड नहीं आ रही है ना? होमवर्क किया घर पे? झूठ नहीं, उस्ताद से झूठ नहीं बोलते थे।
कल आया ही नहीं था। जो होमवर्क नहीं कर रहा ना उसका हाथ नहीं चल रहा, और जो होमवर्क करके आए हैं वो बच्चे सवाल करीब करीब कर चुके हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपने अगर कोई 20 साल मंसूबा रखा हुआ है पास होने का सीए में, तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा है, कॉलेज वालों को तो आप बहुत पसंद आएंगे, फिर घर वालों को का नुकसान कर लो। कितना टाइम हो गया है, लो 4 मिनट गुजर भी चुके, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम कहां से पढ़ने आए? वालेकुम सलाम। कहां से आए हो? मर्दान से। पैदल चले थे, 3 दिन लग गए, क्यों फिर लेट आए हो? ये अच्छा तमाशा है। अभी आगे ईद आ रही है ना, 2 दिन पहले जाना, 3 दिन बाद आना, क्या ख्याल है? फिर बड़ी ईद भी इसी सेशन में आ रही है, उसमें 3 दिन पहले जाना, 2 दिन बाद आना, फिर अगली बार इसी क्लास में बैठ जाना। वो अगली अटेम्प्ट में कोई नहीं होने पर्चे, ओ छुट्टियां नहीं होनी। ऐसे करोगे? पढ़ोगे ना? देख लो, मायूस नहीं करना तुमने भाई, पढ़ोगे ना? अच्छे बच्चे बनोगे ना? इतने दूर से कुर्बानी करके आए हो यार आप लोग। हाँ, बड़ा कैलकुलेटर से छुपा के रखा हुआ है तुमने, हैं? भाई जल्दी करो भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। ये जो होमवर्क नहीं कर रहे ना, उनके हाथ तेज नहीं चल रहे, ये स्पीड तेज करना जरूरी है भाई। सुकून सुकून से सवाल करने वालों के सवाल कोई नहीं पर्चे में पूरे होते। तेजी से काम करना है, और फिर इतना साफ भी हो कि अगले को समझ आए, और सही भी हो। ये चीजें प्रैक्टिस से होंगी। सही, तेज भी हो काम, सही भी हो, ये प्रैक्टिस करने से होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ये रंग बिरंगे मार्कर पर्चे में भी यूज करोगे, है ना? अच्छा, फिर इसका एक हल है, क्लास वर्क वाला सवाल चाहे ये फूल बूटे लगा के कर लिया करो, होमवर्क वाले सवाल में सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज किया करो, ताकि उसकी आदत तो रहे। वैसे तो होना ही ब्लैक चाहिए आप लोगों के पास। तो सही, जबरदस्त। मैं कैलकुलेशन ही चेक कर सकता इस तरह चलते चलते, मैं सिर्फ फॉर्मेट देख रहा हूँ। कैलकुलेशन आप लोग चेक करेंगे मेरे सवाल को देखकर। जी सही है, जबरदस्त जबरदस्त। स्टूडेंट, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैं सवाल कर रहा हूं। करना है कर लो, नहीं करना ना करो। डिस्पोजल 1 2, सिर्फ डिस्पोजल डिस्पोजल भी 2 बार लिख लोगे तो कोई मसला नहीं। ओके, टाइम्स अप। कितने बच्चे कर चुके? अच्छा, थोड़ा सा रह गया है, 2 मिनट और दिए। अब तो सभी कर लेंगे, अब तो सभी कर लेंगे। सरप्राइज होता है ऐसा सवाल, अच्छा होता है इसलिए क्योंकि इसका सलूशन मौजूद नहीं होता आपके सामने, आप खुद करते हैं, फिर आप सरप्राइज होते हैं जब वो सही होता है। शाबाश, जल्दी करें। चले, तब तक मैं उस सवाल को मिटा लूं। डस्टर देना, डस्टर। ये जो आप बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चों को थोड़ी सी गुंजाइश मैंने बोलने की दी है। इसका मतलब ये कभी ना ले लेना कि जब पढ़ाना शुरू कर देता हूं उस वक्त जो बोलते हैं उनको माफी मिलेगी। वो तो सीधे बाहर का वीजा लगता है उनका। ये तो इसलिए मैं थोड़ी गुंजाइश दे देता हूं कि इस वक्त बच्चे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई एक पॉइंट किसी को समझ नहीं आया है, चलो थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो हल्की फुल्की, लेकिन शोर फिर भी ना हो, सरगोशियों की तरह से ये काम चलाया करें। बट कोई गलत फहमी का शिकार ना हो कि सर ने छुट्टी दे दिया जी क्लास में बोलने की, वो रिस्क मत लेना।
साके को बुलाओ, सारे पठानों के नाम लिखे और जो पठान ना पढ़े उसको उल्टा लटकाएंगे हम पे। हैदर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दान वाले से मर्दान वाले को जरा ना थोड़ी सजा दिलवाते हैं। ठहर भाई, देखो घर वालों ने बड़ी कुर्बानी की, अब तो आप लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त रमजान का महीना है और आप हॉस्टल वाले तो खास तौर पे घरों से दूर हैं, तंग हैं, तो उस टाइम को पूरा कैपिटलाइज करना है आपने। एक एक लम्हा कैपिटलाइज होना चाहिए। ये थोड़ी कुर्बानी नहीं है, घर वालों से दूर, रमजान का महीना, कुर्बानी है तो फिर उस कुर्बानी को कैपिटलाइज पूरा करना है। फिर अब ये ना हो कि फिर बाद में ये दुख आए आपके दिल में कि घर होते कम से कम रोजे तो अच्छे रख लेते। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे रुक कर ये कुर्बानी की है, इसको कैपिटलाइज करना है आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। और प्लीज जितनी छुट्टियां दी जाया करें वही छुट्टियां लिया करें, छुट्टी के साथ छुट्टी मत मिलाया करें। फेल होने वालों की निशानी है ये। बच्चों 2 मिनट भी गुजर गए अब तो। ओके, वेरी गुड। मेरा भी सवाल हो गया, बस मैंने जवाब ही लिखना है। दिखाए ना आमिर भाई जरा इनको, सवाल मैंने सॉल्व कर लिया सारा। लो भाई, ओ मेन काम तो किया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर तो बदला ही नहीं। चलें, अब कितने बच्चे कर चुके हैं? नहीं बस, अच्छा चलें 1 मिनट और देता हूं। आप सब कर लो, मुझे खुशी होगी आप सब करके फिर जब चेक करेंगे तो आपका वो 70-80% भी ठीक हो गया, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे खुशी होगी उस बात से, ठीक है ना। ये अनसीन एलिमेंट तेजी से फिर करना, शाबाश शाबाश शाबाश। एक्सट्रैक्ट बनाओ। एक क्लास ऑफ एसेट हो तो उसका एक ही एसेट अकाउंट बनता है और एक ही अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनता है, ठीक है। हाँ, डिस्पोजल जितने हैं उतने अकाउंट बनाओ। सवाल थोड़ा लेंथी था, हो जाना चाहिए था। चलो जी, अब मेरे ख्याल में बस कर दे, अब मिलके कर लेते हैं। शुरू करें जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। यकम जनवरी 13 वाला साल है। यकम जनवरी 13 पर ओपनिंग बैलेंसेस नजर आ रहे हैं एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलग अलग। मतलब आज लिखा ही नहीं हमने यहां पे, मतलब एसेट अकाउंट बन रहा है कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 13 पर ओपनिंग बैलेंस आ गया 70,000, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आ गया 20,000, 20,000, ठीक है जी। बस अब बातें बंद कर दो यार, बस अब वो टाइम खत्म हो गया। पता तो मुझे यहां चल जाता है जो भी बोलता है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं बोलना, ठीक है ना। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस लिखा, अच्छा इसके मार्क्स होते हैं, ये ओपनिंग उठा के लिखा, मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, एडिशन यकम मार्च 13 को हुआ, कितने का? 10,000 का। एंट्री बोलें, एसेट अकाउंट डेबिट 10,000 से, कैश क्रेडिट कितने से, किस दिन जी? यकम मार्च 2013, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने लेजर बना रहने दिए ना, जरा हेल्प होगी मुझे। नेक्स्ट,
डिस्पोजल, एक नहीं दो है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको डील कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन ये पता है आपको कि जब डिस्पोजल आता है तो अक्यूमुलेटेड एक्शन ऑफ डिस्पोजल की हमें जरूरत होती है स्टेप 2 में, तो उस वक्त फिर रुकना पड़े बार बार, इससे बेहतर क्या है पहले हम यही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग 1 अक्यूमुलेटेड एक्शन ऑफ डिस्पोजल नंबर 1 इसका कर लेंगे, और इसी तरह से वर्किंग 2 में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2 कर लेंगे। नंबर लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगाने हैं तो लगा लो। ये फिर वर्किंग 3 बन जाएगी हमारी, ठीक हो गया। चलो शुरू करते हैं जी। पहले वाले एसिड को देखो तो इसकी कॉस्ट 5000 है। अच्छा मेथड जो है ना स्ट्रेट लाइन है, देखो रेट इज 10% स्ट्रेट लाइन, एंड पे लिखा हुआ है ना प्रिपेयर एसिड अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट फॉर 2013-14 मैंने फिलहाल काट दिया जरा ताकि आप थोड़ा काम करें, ठीक है। वैसे आसान है, अगला साल सिर्फ ओपनिंग की डेप्रिसिएशन लेनी होती है, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। अच्छा लेकिन चले छोड़े 14 को। अब ये एसिड अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और साथ लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है और मेथड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की ही तो ये खसूसियात हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ही तो मौजे हैं कि 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और सारी ज़िंदगी से जो उसने हमारे पास गुजारी मल्टीप्लाई कर दो, तो उस एसिड की सारी ज़िंदगी की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन बराबर जो होती है स्ट्रेट लाइन में। तो हमने फिर कल ये फॉर्मूला लिखा था कि टाइम लाइन पे बनाने की बजाय ये फॉर्मूला लिखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ पास टिल डिस्पोजल, ठीक है। तो कॉस्ट में पे रेट लगाएंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट 5000 है इस एसिड की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 5000 इंटू 10% जी, इंटू, अब हाँ ज़बानी भी हो सकता है, यानी 1 अप्रैल 9 को ख़रीदा तो 9 वाले साल में 9 महीने, 10 में पूरा साल, 11 में पूरा साल, 12 में पूरा साल, 13 में 6 महीने, तो 3 पूरे साल हैं। पहले साल में 9 महीने हैं, दूसरे साल में 6 महीने हैं, तो ये फिर वही 15 बन गया, तो 4.25 बनता। ये ज़बानी किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, कोई मसला नहीं, उनके लिए लिख लेते हैं। डेट ऑफ परचेज बताइएगा, 1 अप्रैल 2009, डेट ऑफ सेल 30 जून 2013। जगह थोड़ी सी तंग है, थोड़ा थोड़ा करके लिखता हूँ जी। डेट ऑफ परचेज दोबारा बताइएगा, 1 अप्रैल 2009 और 30 जून 2013। अब ईयर एंड जहन में रखें, 31 दिसंबर, और 1 अप्रैल 9 को आने वाला एसिड 9 वाले साल में 9 मंथ्स यूज हुआ, तो 9 मंथ डेप्रिशिएट होगा। फिर 10 वाला पूरा साल, 11 का पूरा साल, 12 का पूरा साल, 13 में 6 माह, 4.25 ईयर्स निकला, ठीक है। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 4.25 किया तो 21, ये हमारे पास आ गई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ठीक हो गया। दूसरे का भी ये काम तमाम कर दें। पर्चे में हम थोड़ा ही अंग्रेजियां लिखते रहते हैं, पर्चे में अंग्रेजियां नहीं लिखते, पर्चे में तो बस डायरेक्ट ये काम करेंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो लिखा है ना ये, और ये लाइफ डायरेक्ट लिखेंगे, ये अंग्रेजी ऊपर लिख के नहीं अगले स्टेप में करना, इतना टाइम नहीं होता, ये तो आपको याद करवाने के लिए लिखवाया गया, ठीक है। तो जब तक याद ना हो लिखते रहें, जब याद हो जाए डायरेक्ट कर लिया करें, ठीक है। तो दूसरे एसिड की कॉस्ट है 2000, रेट है 10%, तो 2000 इंटू 10% करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 2000 इंटू 10%। अब हमें चाहिए लाइफ पास टिल डिस्पोजल, बोलो। तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। डेट ऑफ परचेज इस एसिड की है 1 जुलाई 10। तुम कर लो बात, हम बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ें जी बातें करने देने को, ठीक है। रमजान भी है, अब 1 महीना, अब मुझे भी खुद को, अब बोलोगे, डरा लिया मैंने जी।
यकम जुलाई 10, बस नहीं 10, बस वैसे चलो इस सवाल पे बस जी। उसके बाद 30 सितंबर 13, सुकून से सवाल करें ताकि समझ आए अच्छी तरह। पहले वैसे भी आपने किया। ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो यकम जुलाई 10 में जो एसेट आया था 31 दिसंबर 10 तक, 31 दिसंबर 11 तक, 31 दिसंबर 12 में, 31 दिसंबर 13 वाले साल टोटल कैलकुलेटर पे इसको कर लिया करो 3.25। तो यहां पे 3.25 से मल्टीप्लाई किया, 650 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई इसकी सारी जिंदगी। ठीक है, अब ये होगा तो अगला तो काम ऐसे ही 1 मिनट में हो जाता है। लेकिन अब इसलिए मैंने पहले कर लिया ना, वैसे तो जब पक्का हो जाए तो आप जो मर्जी काम पहले करें जो बाद में, लेकिन अभी जरा स्टेप्स चूंकि याद करवा रहा हूं तो फिर मेरा दिल ये था कि जरा स्टेप्स में ब्रेक ना लगे। 4 स्टेप्स हैं तो वो बस फ्लुएंटली होते चले जाएं। ठीक है, तो पहले डिस्पोजल की बात करते हैं। पहला डिस्पोजल ये वाला 5000 वाला एसेट, 5000 वाला एसेट। स्टेप 1, हम इसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। कॉस्ट को क्यों? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो उसमें पड़ी भी उसकी कॉस्ट ही है। ठीक है, तो 5000 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया और इसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डाल दिया। किस दिन? 30 जून 13 डिस्पोजल। कोई वर्किंग नहीं है, ये फिगर गिवन है सवाल में। ठीक है, ओके। यहां पे क्या लिखोगे? एसेट 30 जून 13। स्टेप 1 डन। एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इस जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, और वो है 2125। तो 2125 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट को दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डाल दिया हमने। 30/6/13 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 30/6/13 डिस्पोजल, लेकिन वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दो जी स्टूडेंट। हाँ हाँ, दूसरे की बारी तो आने दो। अभी एक पूरा कर लें, फिर नए सिरे से लव ऑल से दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा डिस्पोजल अलग लेकर चलेंगे, बारी आने दो उसकी। अच्छा जी, भाई समझ आ रही है? ये मेहनत के दिन है, इनको इजी नहीं लेना। वैसे तो इंट्रो में डिस्पोजल आपने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन जो पढ़ा हुआ था वो भी आप देख लो कि थोड़ा डामाडोल हुआ होता है। एक बार चीज़ें फ्लो में लानी पड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें टेस्ट होने वाली चीज़ें हैं जो करवाई जा रही हैं। डिस्पोजल आपको हर जगह पे ये मिलेगा। अब आगे स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि मेथड का फर्क थोड़ा सा होता है। असल चीज तो यही है, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री या स्टेप्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं। बाकी तो जब मेथड ऑफ डेफिनेशन बदलना है तो थोड़ा बहुत हर जगह चेंज आता है, इन चीजों के अंदर चेंज नहीं आता। इसलिए आज मैंने इस पर खूब जोर लगाया है। आप लोगों ने भी घर पे जाके एक सवाल होमवर्क में दिया, एक इसको दोबारा कर लेना। ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। फिर कल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड अकाउंट को डेबिट किया इस एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डाल दिया। स्टेप 3, कैश को रिकॉर्ड करना है। कितने पैसे आए हैं? 1000। सेल प्रोसीड्स क्या है जी? 1000। 1000 रुपया एसेट बेचा है तो 1000 रुपया कैश आया। कैश आया तो दिमागों में, ये आपका दिमाग है, ठीक है ना। पर्चे में ना बना कर काट देना, फिर पर्चे में नहीं बनाना यार, चुप कर जाओ प्लीज, पर्चे में नहीं बनाना ये। ठीक है जी, एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट, कैश डेबिट तो दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में क्रेडिट कर दो। देखो मैं उधर लिखना भी नहीं चाह रहा कुछ, वो तो बना ही नहीं रहे, वो तो वैसी तरह आपको डबल एंट्री तरह स्टेप वो है, कैश डेबिट हुआ, पर दूसरा इंपैक्ट यहां। ठीक है जी, 30 जून 2013, बस यहां ये लिख दो कि इस डिस्पोजल के अकाउंट के क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट है कैश। ठीक है,
तीन स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या था? बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो हैवियर साइड कौन सी आ रही है? डेबिट। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में गेन है चाहे लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है बस। लिख लें ना 30 जून। अब आपको मैं ऐसे जान के नहीं लिख रहा था, अब आपको अगली तकलीफ होगी। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस ने तो बनना है ईयर एंड पे, तो गेन लॉस का डेट वही डालें और भाई निकाल के रख लो। जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाना उस दिन उठा के इस फिगर को वहां लिख देना। मसला क्या है? ये पैटी इशू होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। या तो डेट लिखो ही ना, या डिस्पोजल के अकाउंट में हर डेट, हर ट्रांजेक्शन के आगे एक ही चीज होती है, डेट होती है। लिख दे तो क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता। आज गेन कैलकुलेट करके लिख के रख दिया, जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बने उसी दिन बनाना है तो उसी दिन डाल दो। अगर 6 महीने बाद बनाना 6 महीने बाद डाल देना उसके अंदर। गेन लॉस निकला तो इसी दिन है ना, तो कोई मसला। डेट नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर के आगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, पर लिखो वही जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई और गेन लॉस आया, बेहतर यही है। ठीक है जी, सही है। तो फिर और पक्का करें। अब दूसरा डिस्पोजल है, चलो दूसरा डिस्पोजल आ गया। अब फिर नए सिरे से मेरे दोस्त, नए सिरे से स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000 से। 2000 इस एसेट की, इस मरहूम की कॉस्ट है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया। डिस्पोजल अकाउंट नया बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, अलग से नया बनाना पड़ेगा। किस तरह की बात टैक्स में हुई है? मुझे एंड वाले की भी आवाज नहीं देती। वैसे बता दो क्या बात हुई है? हाँ, किसने बोला अभी टैक्स में इस तरह की बात हुई है? एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैंने टैक्स कलेक्शन में ऐसे अच्छा, मैं कहा शायद कोई कॉन्सेप्चुअल बात है, तो मैंने कहा उसको लिंक करना है तो कर देते हैं जी। अच्छा जी, इररेलेवेंट बात थी जी, छोड़े। स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में। यहां पे एसेट किस दिन? 30/9/15 सॉरी 30/9/13। यार बातें मत करो, बस बहुत हो गई। जी नेक्स्ट स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 वी विल डेबिट एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट विद 650, क्योंकि 650 इसकी सारी जिंदगी की 650 एक्यूमुलेटेड डेबिट में डेबिट किया, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट किया। एक्यूमुलेटेड और डिस्पोजल वर्किंग 2। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। इस दूसरे एसेट पे कैश कितना आया बेचने पे? 500। एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया तो कैश डेबिट दिमागों में। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डाल दो। कितना? 500 कैश। हैवियर साइड कौन सी? तो बैलेंस की फिगर आएगी 800। लेजर से मैंने कहा था कल पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन जबानी आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। बुक वैल्यू निकाल के सेल प्रोसीड से उसको कंपेयर करके देख लें। 5000 का एसेट 2125 की डेप्रिसिएशन के बाद रह चुका है 2875 का, सॉरी 1875 का। अब इस जो भी बोले कैलकुलेशन आपके जिम्मे है। ये जो बुक्स के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है, बुक्स के अंदर वैल्यू 2875 की,
ये एसेट वैल्यू रखता है 2875 की हमारी किताबों के हिसाब से। जब इसे बेचने गए तो बाजार में इसका सिर्फ 1000 मिला, तो नुकसान हो गया या फायदा? कितना नुकसान? 28 वाली चीज 1000 की बिकी तो 18 का नुकसान, ठीक है, तो वो 1875 का नुकसान आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? लॉस। लेजर से कल पढ़ना सीखेंगे, वैसे ही अभी तो ज़बानी हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2000 का एसेट था, 650 डेप्रीशिएट हो चुका, 1350 की वैल्यू बुक्स में नजर आ रही है। 1350 वाली चीज बाजार में बेचने गए तो मिले 500, अगेन क्या हो गया? अच्छा, अब एक और चीज जो मैंने आपको गैर महसूस तरीके से जहन नशीन करवाने की कोशिश की है वो ये है कि डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस जब भी क्रेडिट साइड पे आया करेगा वो लॉस हुआ करेगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। अब घर पे जो सवाल कल किए थे ना, उनमें से जो क्लास वाला सवाल है उसका तो मुझे पता है, होमवर्क वाला ज़हन में नहीं है। क्लास वाले सवाल के अंदर आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी इधर ही डाटा ऐसा रखा गया है कि इधर ही बैलेंसिंग फिगर आए और फिर आपको कहा जाए कि ये लॉस है, ताकि एक चीज़ ज़रा याद, कॉन्सेप्चुअली भी समझ रहे हैं और चीज़ गैर महसूस तरीके से याद भी होती जा रही है। पर्चे में टाइम बचता है ना इन चीज़ों से, ठीक है, ये शॉर्टकट्स याद हो तो। ओके, सही हो गया। चले, अब अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो ओहो, डेप्शन एक्सपेंसिव भी नहीं निकाला, चले निकाल लेते हैं। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कहाँ से मिलेगा? ये 70,000 ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है भाई? 70,000। अब इधर देखो, इस सवाल में एक नहीं दो डिस्पोजल, तो हमने यहां पे भी डिस्पोजल्स, आपको मैं बोलता हूं ना, तो मैं बोलता हूं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स, जितने डिस्पोजल हैं उतने डिस्पोजल की कॉस्ट को यहां से माइनस कर दो। तो दो हैं, दोनों को माइनस करो। पहला 5,000 वाला है, दूसरा ये दोनों को यहां से माइनस किया, जो बाकी बच गए वो सारा साल हमारे पास रहे हैं फिर, ठीक है। तो उनको आप डेप्रिशिएट करो, कोई फ्रैक्शन लगाने की जरूरत, 10% है ना इस सवाल में। जी बोलो। 6300। नेक्स्ट एडिशन 10,000 है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन रेजल्ट वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए कहीं नजर नहीं आती, ठीक है ना जी। इनटू यह कब मार्च को है 10/12, 833 कर दो, बस राउंड डाउन कर दो। 833.3 है ना, 833.4 भी हो तो 833, 833.5 या उससे ऊपर हो तो राउंड अप कर लिया करो, ठीक है, राउंडिंग कर लिया करो। अच्छा, उसके बाद डिस्पोजल आज एक नहीं दो हैं, तो कोई मसला नहीं है जी, दो हैं तो दोनों को ले आओ, दोनों को 10% डेप्रीशिएट करना है, लेकिन वक्त दोनों ने कम या ज्यादा इस्तेमाल। इस साल में कोई पहला एसेट 5,000 वाला एसेट जो है वो 6 महीने हमारे पास रहा है और 2,000 वाला 9 महीने। जी बोलो। और 150 जी, टोटल 7533। ठीक है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 13 हमारा ईयर एंड है। तो इधर तो आएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है, तो क्लोजिंग पहले निकाल दो लें। डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर आगे एंट्री बनी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 7533। लो जी, सवाल खत्म। क्लोजिंग 31 दिसंबर 13 का एसेट अकाउंट का क्लोजिंग कितना है जी? 73,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 758। ठीक है जी, 24758। ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, ये आ रहा है 7533। लॉस एक नहीं है आज, दो है।
तो अगर गेन और लॉस, एक पे गेन एक पे लॉस होता फिर तो चलो अलग अलग शो करते। जब दोनों ही लॉस हैं, जगह भी नहीं है मेरे पास, दोनों ही लॉस हैं तो अलग अलग शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, इनको इकट्ठा शो कर सकते हैं। 1875 जमा 850 जी 27, बस ये अब सही हो गया ना। पिछले सवाल में तो एक जैसे आ गए थे, आपको लग रहा था कि ये दोनों सेम ही होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग 73,000 शो कर रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग 758 शो कर रहा है। बुक वैल्यू 242, ये बैलेंस शीट के फेस पे चली जाएगी। हाँ जी, कुछ कंफर्टेबल हुए डिस्पोजल में? स्ट्रेट लाइन का डिस्पोजल अगर आप अभी अगर कल टेस्ट ले लूं कर सकते हो? चलो, सर वैसे टेस्ट अगले हफ्ते होगा इंशाल्लाह। कुछ पढ़ तो लें टेस्ट के अंदर। वैसे रेगुलर जो हो गया हफ्ते बाद हुआ करेगा। हर हफ्ते एक टेस्ट होता है, और वो ना दे के तो देखना। सर हाँ, वो फिर एक बार ट्राई करके देख लो। मैं तो कहता हूँ मैं रमज़ान में भी खड़ा रखूँगा। मैं बस ज़रा डिस्काउंट लगा होता है रमज़ान में, वैसे 1.5 घंटा खड़ा रखता हूँ ना, डिस्काउंट लगा के रमज़ान में वो 40-45 मिनट खड़ा करता हूँ। खड़ा ज़रूर करूँगा ये टेस्ट ना देने वालों को, इसलिए प्लीज़ टेस्ट दीजिएगा। और ये नहीं कि छुट्टी कर लें अगले दिन। छुट्टी करने वाला तो वैसे ही अगली बार की तैयारी कर लेना, फिर अगली बार पढ़ लेगा। फिर अच्छे नंबर है उसको बताऊँगा फिर मैं अभी। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर क्वेश्चन 35 है, एक ही सवाल है। ये होमवर्क के अंदर एक ही सवाल है और नीचे सॉल्यूशन गिवन है कल वाले सवाल का, लेकिन उसमें डिस्पोजल अकाउंट इकट्ठा बना हुआ है। आप अलग अलग करके बनाए होंगे अगर आपने, या घर जाके अलग अलग बनाएंगे तो नेट में जो गेन लॉस होगा वो सेम ही होगा। आपने अलग अलग ही बना लेना है। एक तो आपने जो कल वाला सवाल था, भाई चुप कर जाएं, चुप शाह। जो कल वाला सवाल है इसमें डिस्पोजल अकाउंट रहता था, वो भी बना लीजिएगा। और आज वाले सवाल 35 को कीजिएगा, और जो दूसरा सवाल अभी किया है दोबारा कर लीजिएगा। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने 2 सवाल 3 डाले हुए थे छोटे छोटे रिड्यूसिंग बैलेंस के, लेकिन अब वो कल पे ही हैं, तो कल उनको स्टार्ट करेंगे। फिर सिंपल लेजर बनाएंगे, और चूँकि इतनी चीज़ें सिंपल होनी है कि शायद डिस्पोजल भी जाते जाते हम उसका करने के काबिल हों। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएँ, ये तो अंदाज़ा ही होता है मेरा, अगले दिन पता लगता है जाके। बहरहाल अंदाज़ा ये है कि हो जाएगा डिस्पोजल भी, लेकिन आपको समझ भी आए ये सब कुछ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस को खूब अच्छे तरीके से करके आइएगा। आज गुंजाइश नहीं रखनी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।